हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है हमारी आज की। और जैसे कि अब से पहले जितनी भी मैंने वीडियो आपको एनवायरमेंट सीरीज की पढ़ाई है, काफी ज्यादा मोस्ट वो रही हैं। तो उम्मीद है इसी तरह का मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन ये भी रहने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया। चलिए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। जब मोर सर्प को खाता है तो, और सर्प इंसेक्ट कहते हैं कीड़े मकोड़ों को, सर्प इंसेक्ट को खाते हैं और इंसेक्ट पौधों को खाता है, तो मोर को क्या कहेंगे? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। पेड़ पौधों को खाते हैं कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़ों को उनसे बड़े जानवर, उनको सांप खाता है, फिर बाज खाता है। तो यदि अगर हम कहें कि नीचे से पिरामिड में सांप पर ये पिरामिड खत्म हो जाएगा, यदि सांप पर पिरामिड खत्म हो गया तो इस भोजन पिरामिड का शीर्ष है सांप, तो है ना। इसी तरह अगर मोर पे खत्म है तो भोजन पिरामिड का शीर्ष कौन कहलाएगा? मोर कहलाएगा। हालांकि मैंने यहां पर बाज दिया हुआ है, अगर मोर होता तो मोर होता। तो कुल मिलाकर पक्षी कोई भी हो, यदि फाइनल में उसका भक्षण कोई नहीं कर रहा है और वो लास्ट में खा रहा है, तो भोजन पिरामिड का वो शीर्ष कहलाता है। इस पिरामिड को यहां आप अच्छे से समझ सकते हैं। चूहे, कीड़े, चिड़िया और मेंढक जो है वो छोटे छोटे कीट पतंगों को खाते हैं। और मेंढक को, चूहों को, इनको कौन खा जाता है? छोटी छोटी चिड़ियाओं को इनको खा जाता है सांप, और सांप को खा जाता है बाज या मोर। तो भोजन के शीर्ष पिरामिड पर यहां पर क्या आ जाएगा? मोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी एक हाइड्रोसेयर में पौधे का सही अनुक्रम क्या है? देखिए हाइड्रोसेयर क्या होता है? हाइड्रोसेयर होता है पौधों का अनुक्रम। अब पौधों के अनुक्रम में पिस्टा वाल्क सर्प्स हाइड्रिला, उसके बाद बेलूत लेटाना। तो ये पौधों के वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं। कुल मिलाकर पहले छोटी घास आएगी, फिर बड़ी घास आएगी। आप ये समझ लीजिए, ठीक है। एक तरह से ये यहां पर पौधा ये बनेगा सीड्स, यहां पर इस तरीके से ये सीड्स इधर की साइड बनेगा, ऐसे चलता हुआ, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण कौन प्रदान करता है? मतलब जो हम लैंगिक अंतराल निकालते हैं, जेंडर गैप निकालते हैं, किसी देश में महिलाओं की या पुरुषों की संख्या कितनी है, तो वो कौन निकालता है? वो निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मतलब है विश्व आर्थिक मंच। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका विस्तृत अधिक महत्व है? तो देखिए सबसे अधिक महत्व किसका है? नल्लामला का, नागरहोले का, शेषाचलम का, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र या सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व का? तो देखिए सबसे इंपोर्टेंट यहां पर पारिस्थितिक दृष्टिकोण से सबसे इंपोर्टेंट है सत्यमंगलम बाघ रिजर्व, क्योंकि आपको पता होगा पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच में ये एक संपर्क स्थापित करता है। ये अगर आप देखेंगे तो केरल और तमिलनाडु के बीच में जोड़ने वाले बॉर्डर को ये साझा करता है। तो काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनुमोदन समिति का जो गठन किया गया है वो किया गया है पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंडर में, है ना। ज्यादातर बच्चे इसका आंसर क्या लगा देते? ये लगा देते बी के, ज्यादा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स इस तरह से लिखा हुआ है तो इस पर टिक मार दो, लेकिन ये गलत हो जाता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे पूछा गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन कब किया? अनुमोदन समिति पूछी है। अनुमोदन जो हुआ था वो 1986 में ही हुआ था, और वो 2006 में वो बनकर तैयार हुआ और नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको हरी झंडी दी। पारितंत्र किसे कहते हैं? देखिए पारितंत्र किसे कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं जीवों का समुदाय, ऑर्गेनिज्म का समुदाय, और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, जो पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं उसका इकोसिस्टम है। जैसे मछलियां एक्वेरियम में रहती हैं, तालाब में रहती हैं, तो वो उनका इकोसिस्टम है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट होने वाला है, इसको आप नोट कर लीजिए। भारत में कहां मैंग्रोव वन या सदापर्णी वन या पर्णपाती वनों का संयोजन है? देखिए पर्णपाती या मैंग्रोव वन कहते किसे हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। समुद्र के किनारे जो रेत होती है वहां पर इस तरह के पौधे लगाए जाते हैं, इनमें काफी जड़ निकली होती हैं समुद्र के किनारे। तो समुद्र से जो आने वाली लहरें हैं, वो समुद्र के आने वाली लहरें इन पेड़ों की जड़ों पर, इसको तैरता हुआ पौधा भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत कम से कम रेत में ये पौधा अपने आप को सिंचित रखता है। देखिए बिल्कुल हरी पत्तियां इसकी हैं मैंग्रोव वन की, है ना। दुनिया का सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और मैंग्रोव की सबसे ज्यादा प्रजाति पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में ही पाई जाती है मैंग्रोव की, ठीक। तो ये जो आप जड़ देख रहे हैं, तो ये मिट्टी के कटाव को रोकता है एक तरह से मैंग्रोव वन। तो मिट्टी के कटाव को रोकता है, तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है आपका एनवायरमेंट स्टडीज में। और सदापर्णी वन का मतलब है जिसमें सदा पर्ण रहते हो,
और पर्णपाती का मतलब इसमें हमेशा पत्ते रहते हैं। कुल मिलाकर एक ही नाम है, घुमा घुमा कर पूछा गया है पेड़ों की वैरायटी के आधार पर। तो क्वेश्चन ये पौधा आपको कहां मिलेगा? देखिए, ये पौधा उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, दक्षिणी सौराष्ट्र या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ऑप्शन तो सभी सही है, पर ज्यादा उचित जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहां पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन, संकटापन देखिए किसे कहते हैं? IUCN। IUCN क्या है? एक संस्था है जो रेड डाटा बुक जारी करता है। अब रेड डाटा बुक में क्या होता है? रेड डाटा बुक में जो वल्नरेबल और इनवल्नरेबल कैटेगरी के, वल्नरेबल का मतलब है जो अभी संकट में है, और इनवल्नरेबल का मतलब है जो अति संकट में है। तो इस तरह के जो प्राणी होते हैं उनको इस बुक में चढ़ाया जाता है, रेड डाटा बुक में। और IUCN वो संस्था है जो इनको मेंशन करती है, इनको वहां चढ़ाती है। तो कौन सा प्राणी संकटापन्न जातियों के संवर्ग में आता है, यह पूछा गया है। देखिए, महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। तो देखिए सही पहला ही आंसर यहां पर हो जाएगा, क्योंकि देखिए नीलगाय ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, नीलगाय है ना। और देखिए सारस और बंदर जो है ये भी अभी हैं, तो ये भी नीलगाय इसमें आ रहा है, ये भी गलत है। तो ये तीनों ऑप्शन यहां पर इसलिए गलत हो जाते हैं। कौन सा सही है? ए ऑप्शन यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, कायिक कोशिका न्यूक्लिक अंतराल प्रौद्योगिकी, जिसको हम सोमैटिक सेव न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का कहते हैं। तो उसमें वो जो है क्या है ना, वो जैव डिम्बनाशी का उत्पादन करता है, या जैव निम्नीकरण प्लास्टिक का निर्माण करता है, या जंतुओं की जन्नीय क्लोनिंग है। देखिए, जब हम जंतुओं को क्लोन के द्वारा पैदा करते हैं, जैसे कि अगर आपको ध्यान हो तो दुनिया की सबसे पहली जो क्लोन की गई थी वो एक कुतिया थी। कुतिया मतलब डॉगी, फीमेल डॉग है ना, जिसको हम बिच भी कहते हैं। तो उसका नाम डॉली था, और इस्तेमाल किसमें किया गया था? नासा ने अपने अंतरिक्ष प्रयोग में उसका इस्तेमाल किया था, डॉली का। तो एक तरह से जानिए कोशिका न्यूक्लियर प्रौद्योगिकी। इसमें मैंने आपको इसका क्रोमेटिन, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एम्प्लेप और क्रोटोमा और गोल्गी अप्रोक्स मैंने सब क्रिस्टोल वगैरह सब समझा रखा है डीएनए संरचना का। तो ये आप काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको। इंपोर्टेंट क्यों है? इंपोर्टेंट ये है कि मानव जो क्लोनिंग कर रहा है उसको उसकी बातों को खोलता है। अगला है ट्रांसक्रिप्टोम, किसे निर्दिष्ट करता है? देखिए, ट्रांसक्रिप्टोम जो निर्दिष्ट करता है जीनोम संपादन को, या जीवों द्वारा अभिव्यक्त mRNA को, या अभिव्यक्ति क्रियाविधि को, या कोशिकाओं में होने वाले आनुवांशिक परिवर्तनों की क्रियाविधि को। देखिए, ट्रांसक्रिप्टोम अगर आपको ध्यान हो तो ट्रांसक्रिप्टोम कोरोना में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। अब कोरोना में ये फेमस क्यों हुआ, इसके पीछे कारण ये था क्योंकि इसका पता आप डीएनए से पता लगाते हैं, लेकिन अब पहले हमने क्या करा, पहले हमने इसको आरएनए से हमने इसको डीएनए में तोड़ा, और फिर इस पद्धति को ट्रांसक्रिप्शन कहा गया, है ना। ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन निकालना, डीएनए से आरएनए निकालता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, और रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए को में निकालना, ये आपका रेप्लिकेशन निकालता है। तो ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो आरएनए है। mRNA जो है कोरोना में काफी फेमस हुआ, तो इसमें म्यूकस निकाला जाता है किसी भी उसका। सपोज करिए कोई इंसान स्वस्थ है, तो स्वस्थ इंसान के खून में से प्लाज्मा निकाला जाएगा, और वो प्लाज्मा जो है वो दूसरे इंसान को चढ़ाया जाएगा, ताकि उसके अंदर भी वो कैपेसिटी, वो इम्यूनिटी आ सके, जिससे वो बीमारी से लड़ाई हो सके। ठीक है, तो काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है अन्य चीजों में भी। देखिए, आज की वीडियो मुझे लगता है काफी अच्छी रही होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।